और हमारे कई पत्रकार साथी तो आपको कहते हैं कि एक संपूर्ण वैचारिक ग्रंथ है आदरणीय सुधांशु जी। उस भाव की प्रतिपूर्ति करते हुए, उस संस्कार की प्रतिपूर्ति करते हुए लगातार विभिन्न मंचों पर वे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज आपसे इंदौर के पत्रकार साथियों से प्रत्यक्ष चर्चा के लिए आदरणीय भाई साहब पधारे। इस पत्रकार वार्ता में हमारे यशस्वी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, हमारे इंदौर संभाग भाजपा संगठन के प्रभारी आदरणीय राघवेंद्र गौतम जी, आपातकाल के इस विभीषिका के कार्यक्रमों के प्रभारी आदरणीय यशपाल सिसोदिया जी और हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय रमेश मेंदोला जी, इस अभियान के प्रभारी ईश्वर बाहेती जी विशेष रूप से उपस्थित है। आदरणीय सुधांशु जी से आग्रह है कि वे अपना प्रारंभिक चर्चा प्रारंभ करें। शुरू करें। मित्रों, आज हम स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे दुर्दांत, दुखद और कलंकित अध्याय, जिसमें आज से 50 वर्ष पूर्व संविधान की हत्या कर दी गई थी, उसे स्मरण करने के लिए और उसकी अर्ध शताब्दी पर आपको संबोधित करने के लिए मैं यहां उपस्थित हूं। आप सभी जानते हैं कि भारत अनादिकाल से लोकतांत्रिक परंपरा का संवाहक राष्ट्र रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि वी आर नॉट द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि यहां वैदिक काल में सभा और समितियों से लेकर वैशाली के गणराज्य तक, कर्नाटक में भगवान वासवन्ना के अनुभव मंडपों से लेकर चोल राज्य में चुनी हुई ग्राम सभाओं तक, लोकतंत्र के इतने मजबूत आधार और परंपरा थी, परंतु उसे स्वतंत्र होने के बाद जिस ढंग से कुचला गया, आज की पीढ़ी को उसे स्मरण करने की आवश्यकता है। इमरजेंसी का दौर भारत के लिए सिर्फ संवैधानिक दृष्टि से नहीं, विधायी, कार्यपालिका और मीडिया यानी लोकतंत्र के चारों स्तंभों को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का कार्य किया गया था। आप सबको ध्यान हो कि भारत के इतिहास में एक ही मात्र ऐसा अवसर आया है जब किसी प्रधानमंत्री को न्यायालय के द्वारा चुनाव लड़ने का अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, चुनावी धांधली के आधार पर। वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उसकी परिस्थितियों के बाद के समय में यह इमरजेंसी लगाई गई। परंतु यह सिर्फ एक पक्ष तक सीमित नहीं थी। 25वां संविधान संशोधन कार्यपालिका के अधिकारों पर नियंत्रण था, तो 39वें संविधान संशोधन में न्यायपालिका को प्रधानमंत्री के किसी भी कार्य की समीक्षा करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। मीडिया के साथ क्या स्थिति हुई कि हर खबर सेंसर होकर जाती थी। उस जमाने में लोग एक शेर बोलते थे, जो आजकल कहते हैं ना कि मीडिया को लेकर क्या स्थिति है। उस जमाने में कहा जाता था कि अब तो गालिब ज़ौक़ साहिर मीर सरकारी। बड़े बड़े शायर जो है ना, गालिब का नाम सुना होगा आपने, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, मीर तकी मीर। तो उन्होंने कहा अब तो गालिब ज़ौक़ साहिर मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी। अब तो सरकार को दिखाकर शेर लिखने पड़ते थे। वो दौर मीडिया ने देखा। विधायिका का यह मजाक उड़ाया गया कि लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया, इतना नहीं। संवैधानिक व्यवस्था है कि एक कोरम होता है। यदि 542 सदस्य लोकसभा में हैं तो 10% से कम यानी 55 से अधिक कम सदस्य होंगे तो कार्रवाई नहीं चल सकती, कोई प्रस्ताव नहीं पास हो सकता। कोरम को समाप्त कर दिया गया। यानी अब 60 करोड़ के देश में उस समय 6 लोग बैठकर भी देश का कोई कानून, या 60 लोग भी बैठकर देश का कानून तो बना सकते थे, 10-20 लोग बैठकर भी बना सकते थे। तो संविधान की बहुआयामी हत्या
जो उस कालखंड में हुई। और इससे बड़ी बात, जब हम यहां इंदौर की धरती पर हैं, जो पुण्य श्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का पुण्य स्थान है और उनकी 300वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, उन्होंने भी इस राष्ट्र को पुण्य भूमि कहा, इसको भारत माता कहा। हमारे यहां जितने भी बड़े महापुरुष हुए, उनको तो छोड़िए, जो भगवान के अवतार हुए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सबने इस धरती को पुण्य भूमि कहा, इस धरती को माता कहा। भगवान राम ने कहा माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, मगर इस विचार ने इस देश को एक नेता के बराबर तौल दिया। इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया कहा गया। और यह किसी नेता का बयान नहीं था, यह कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ का बयान है और किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान पार्टी का आधिकारिक वक्तव्य होता है। और आज तक किसी कांग्रेस के अध्यक्ष ने इसके विरुद्ध कोई प्रस्ताव पारित करके या इसके लिए माफी नहीं मांगी है, तो यह आज भी कांग्रेस का आधिकारिक बयान है। और यह कितना खतरनाक बयान था, भारत की परंपरा के साथ कितना बड़ा अपमान था, वो तो एक पक्ष है। इसकी प्रेरणा कहां से मिलती थी? 1934 में जर्मन नाजी पार्टी का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन होता है, जिसमें नाजियों की बड़ी प्री फिल्म ट्रायम्फ ऑफ द विल दिखाई जाती है। और वो समाप्त होने के बाद हिटलर का राइट हैंड आदमी रुडोल्फ हेस नारा लगाता है, जर्मनी इज हिटलर एंड हिटलर इज जर्मनी। कहता जर्मनी इज फ्यूहरर एंड फ्यूहरर इज जर्मनी। ठीक वही चीज रिफ्लेक्ट होती है, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। इसलिए यह आवश्यक है। और हमारे साथ वो लोग यहां विद्यमान हैं जिन्होंने उस दुर्दांत अत्याचार को सहा है। लोगों के नाखून उखाड़े गए, 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में डाला गया। मीसा और डीआईआर में हमारे बहुत बड़े बड़े नेता स्वर्गीय अटल जी, अडवाणी जी, अरुण जेटली जी जेल में थे, रविशंकर प्रसाद जी, मोदी जी उस समय किस प्रकार से भेष बदलकर बड़े नेताओं को यात्रा करवा के उनके सहयोगी के रूप में, किसी को गुजरात से मुंबई पहुंचाना है तो किसी को देश के किसी हिस्से में पहुंचाना है, उस कार्य में लगे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की माता जी का देहांत हो गया तो उन्हें अपनी माता जी के अंतिम संस्कार में जाने की अनुमति नहीं दी गई। इन सारे विषयों को जिन्होंने सहा, तो ये विचार आज बताना इसलिए जरूरी है कि हम वो लोग हैं जो भारत माता और वंदे मातरम बोलते हैं, ये वो लोग हैं जो इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया बोलते थे। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि आज इस विषय को बताने की आवश्यकता क्यों है? तो मात्र इसलिए नहीं कि इतिहास को याद करना आवश्यक होता है, आज इसलिए कि यही विचार आज भी कांग्रेस पार्टी के चाल, चिंतन, चेहरा, चरित्र चारों में नजर आता है। वो अपने को संविधान से ऊपर समझते हैं। जब सत्ता में थे तो संवैधानिक दृष्टि से देश की सर्वोच्च एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूनियन कैबिनेट। कैबिनेट के प्रस्ताव को सरेआम फाड़ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या दर्शाता है? वही इंडिया इज इंदिरा का भाव, आई एम अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। अरे आपकी सरकार थी, आप तो उस समय आंख के इशारे पर उसको विड्रॉ करवा सकते थे। और जब मैं चुनाव जीतूंगा तो आज क्या स्थिति है? देन द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट। मैं चुनाव हार जाऊंगा तो संविधान खतरे में है। तो ये संविधान की किताब लेकर खड़े होने वालों का मुखौटा और उस मुखौटे के पीछे का असली बदरंग चेहरा क्या है, यह आज दिखाई पड़ता है। यदि आप चुनाव जीतेंगे तो चुनाव आयोग सही है, यदि आप चुनाव हारेंगे तो चुनाव आयोग गलत है। आपके पक्ष में खबर निकलेगी तो मीडिया सही है, अगर मेरे मनोनुकूल खबर नहीं चलेगी तो मीडिया सही नहीं है। यानी वो जो इमरजेंसी की मानसिकता थी वो यथावत हूबहू आज भी कांग्रेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखाई पड़ती है। इसलिए इसे ध्यान करने की जरूरत है। और इतना ही नहीं, इंडिया इज इंदिरा का भाव कहां पे दिखाई पड़ रहा आज भी? केवल 2 साल पहले राहुल गांधी जी विदेश में जाके क्या बोले? वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट ओवर इंडिया। यानी आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र के माई बाप, आपकी नजर में माई बाप है, अमेरिका और यूरोप
भारत के अंदर लोकतंत्र में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी मेरी राजनीतिक हार या जीत राष्ट्रहित से ऊपर हो गई। राष्ट्र मेरी सुविधा के अनुसार चलेगा, तो यह मानसिकता आज भी यथावत कांग्रेस पार्टी के अंदर दिखाई पड़ रही है। तो युवा पीढ़ी को यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम इतिहास से स्मरण लें और आज के कालखंड में एक बिंदु और कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी वास्तविक अर्थों में इमरजेंसी के बाद आई थी, क्योंकि इमरजेंसी से पहले जितने भी चुनाव होते थे सरकार नहीं बदलती थी। सत्ता में बदलाव इमरजेंसी के बाद आना शुरू हुआ। यानी हमें स्वतंत्रता मिली थी, परंतु वास्तविक अर्थों में राजनैतिक चेतना का उद्भव जेपी आंदोलन के बाद हुआ और नवनिर्माण आंदोलन जो गुजरात में प्रारंभ हुआ था। इन दोनों आंदोलनों ने भारत के राजनीतिक पटल को बदल दिया और उसके बाद सरकारें बदलनी शुरू हुई। कई राज्यों में तो सुधांशु द्विवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। सरकार के लिए समस्या पैदा करे तो ये लिखित में पहले दें, हम उसे पढ़ेंगे फिर तय करेंगे, भी नहीं कहा उसके बाद बोलने देंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर गुस्से में उठे, उन्होंने कहा कि मैं ऐसी तानाशाही के आगे नहीं झुकूंगा और उसके बाद बाहर जाके उन्होंने प्रेस में अपना लिखित वक्तव्य जारी किया जो अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ आपने जो किया है उसको आज आप कितना ढकने का प्रयास करें। एक दोहा होता है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। तब मक्खन नहीं निकलने वाला, दूध। सुधांशु जी, 1977 की इमरजेंसी के बाद मध्यावधि हुए, लेकिन असली में क्या कारण थे कि इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आ गई? हाँ, उसका कारण यह था कि उस समय कुछ जनता परिवार में आपसी मतभेद, अहम भाव ऐसे बढ़ गए कि उसी पर दुखी होकर अटल जी ने एक पंक्ति लिखी थी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों जनता पार्टी टूट गई। उन्होंने लिखा था, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। तो इस कारण से, मगर वहीं से भाजपा की नई यात्रा प्रारंभ हुई। हम 1980 में बने और उसके बाद हम एकमात्र राजनीतिक दल हैं जिसने अपना कद भारत की राजनीति में कांग्रेस से बड़ा करके दिखाया और मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार जनता के द्वारा चुनकर केंद्र में सरकार बना के दिखाई। तो कभी कभी हो सकता है उन्होंने, कांग्रेस ने सोचा हो कि हमने जनता पार्टी तोड़वा दी, बहुत कर दिया, परंतु उसमें से भगवान ने हमारे लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। सुधांशु जी, इधर मैं राजेंद्र। अच्छा जी, आपने अभी आपातकाल का बोला कि संविधान की हत्या हुई, तो क्या उस समय वो सही था कि हत्या हुई है, पर क्या आज की तारीख में जब विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा हो, लगातार छापे पड़ रहे हों दूसरे नेताओं पे, आपकी पार्टी के लोग विपक्षी विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं एमपी में, महाराष्ट्र में, ये उदाहरण है सामने, तो क्या वो संविधान की हत्या नहीं है? जो आपने बात कही, संविधान की हत्या आज कौन कर रहा है, मैं पहला उदाहरण आपको मीडिया के माध्यम से देना चाहता हूं। एक नहीं अनेक ऐसे लोग हैं, पत्रकार, यूट्यूबर, जिनको विपक्ष की सरकारों ने जरा सा विरुद्ध लिखने के ऊपर उनके खिलाफ बंद कर लिया, उन्हें जेल में डाल दिया। मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, हम सबसे लंबे समय तक विपक्ष में रहे और 1977 के बाद अनेक राज्यों में हमारी सरकारें रही। अभी रिसेंट हिस्ट्री में 2004 से 14 के बीच में कितनी पूर्वाग्रहग्रस्त, कितनी एक पक्षी और कितनी षड्यंत्रकारी पत्रकारिता की गई। पर एक बताइए भाजपा का राज्य जिसने एफआईआर बना के उस जमाने में किसी को अंदर किया हो। वही मानसिकता है आज विपक्ष की। अब जो आपने बात कही नेताओं के बारे में, तो मैं यह स्पष्ट